ओके, कल क्वेश्चन नंबर 4 अपना शुरू हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हो गया था एंड बी पार्ट अपना पेंडिंग है। अनीशा लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 10,000 टीवी वॉल्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर। तो उन्होंने 10,000 टीवी वॉल्स बनाए, उसके कुछ खर्चे किए। सेलिंग प्राइस था 31.60। फर्स्ट जनवरी मतलब नेक्स्ट ईयर से 31.60 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 31। It was estimated that the production could be increased in next year by 50% due to spare capacity. नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन 50% से बढ़ जाएगा, मतलब 10,000 की यूनिट हो जाएंगे 15,000। रेट फॉर मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस विल बी इंक्रीज बाय 10%। मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस के खर्चे 10% से बढ़ जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। एक कॉस्ट शीट बनाना है कॉस्ट पर यूनिट के साथ, 15,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए ऐसा बोलना है, और बाकी खर्चे एस्टिमेशन करना है। जैसे कि मैंने कल बताया था, इंटीरियर डेकोरेटर 10% लेता है, फर्नीचर वाला 30% लेता है, हर एक जन कुछ ना कुछ तो परसेंटेज लेता है, उस परसेंटेज के बेसिस पे करना था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अनीशा लिमिटेड, तो उसका सेकेंड पार्ट बनाना है। कल अपन ने उसके परसेंटेजेस निकाले थे, सबके निकाले थे ना। तो परसेंटेज पहले इसका 73 आया, बाद में 0.52 आया, 20.10 आया। हेडिंग दे दो फटाफट, अनीशा लिमिटेड। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। 15,000। particulars and 3 column, rupees cost per unit। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अभी डायरेक्ट मटेरियल के लिए रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? 10% से कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो पिछले साल से इस साल 10% बढ़ने वाली है। तो पिछले साल कितना था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? हाँ, तो ये याद रखना कि 90,000 का 10% बढ़ाना नहीं है। अगर वैसा बढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90,000 तो 10,000 यूनिट का ही था। अभी अपन कितने यूनिट बनाए? 15,000। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखो कि पर यूनिट कॉस्ट कितना था? 9 रुपए। 9 रुपए का 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9.9 हो जाएगा। मतलब 9 रुपए का पर यूनिट कॉस्ट 9.9 हो गया। ऐसे कितने यूनिट का खर्चा करना अपने को? 15,000। 15,000 का कितना हो जाएगा? 1,48,500। 1,48,500। तो बेसिकली 9.9 इंटू 15,000। डायरेक्ट लेबर के बारे में भी क्या बोला था? सेम 10% बढ़ गया। पहले कितना था? 6। तो 6 रुपए का कितना हो जाएगा? 6.6। तो 6.6 इंटू 15,000, 99,000। 99,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए थे 0। तो प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2,47,500। 2,47,500। नेक्स्ट दिया था फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट दिया था फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोला था? फैक्ट्री ओवरहेड कल अपन ने ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला था फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में 73.33। इसका नीचे ओफो भी लिख के लिया। क्या है ओफो? हाँ हाँ, डायरेक्ट वेजेस अगर 100 है तो फैक्ट्री ओवरहेड 73.33 रहेगा। तो डायरेक्ट वेजेस कितने हैं?
99,000, 99,000 का 73.33 कितना आता है? तो फिर वो 72,600 हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड 72,600, फैक्ट्री ओवरहेड 72,600। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड बोला था कि जितने लेबर उसका 73.33, तो 72,600, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा 3,20,100, 3,20,100। ओपनिंग WIP लास्ट टाइम थी क्या? नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं थी, तो इस बार भी नहीं लेंगे। 0 0 0 0। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट 3,20,100। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन लास्ट टाइम कितने थे? ये सब था, तो इसकी रिलेटेड अपन ने नीचे किया है कैलकुलेशन 0.52%। क्या बोला है? किसका 0.52%? ओफू लिख के दिया रहेगा ना मैंने, फैक्ट्री कॉस्ट का। तो फैक्ट्री कॉस्ट है 3,20,100, तो 100 रुपए अगर फैक्ट्री कॉस्ट होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट है 0.52। तो अपन ये तीनों में डालने की जगह मैंने सिर्फ एक जगह डाल दिया है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के अंदर। तो 3,20,000 का 0.52%, 3,20,100 का 0.52% कितना आता है? 1650 आ रहा है इधर मेरे इधर, 1650। ठीक है, 10-20 रुपए आगे पीछे चल तो रहा, 1650। तो तुमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा 3,21,750 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 3,21,750। Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. 0 0 कितना आता है? 3,21,750। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जनरल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अभी इसके केस में क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल के केस में अपने को नीचे बोला था कितना परसेंट, ये सब मिला के तीनों के तीनों मिला के 20.10। किसका 20.10? फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना था? 3,20,100। तो 3,20,100 का 20.10%, ये दोनों मिला के कॉस्ट है ये 64,340 आता है, 64,340। तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 3,86,090। कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है 3,86,090। एड प्रॉफिट यू विल गेट सेल्स। सेल्स अपने को क्या बोला था कि 31 सेलिंग प्राइस हो जाएगी 31 के हिसाब से, तो 4,65,000। तो प्रॉफिट आ जाता है 78,910। 78,910।
78910 आ गया। क्वेश्चन में और कुछ पूछा था क्या देखो? नहीं। That's it. Next question number 8. Question number 8. The books and records of the Alka Limited present the following data for the month of August. Direct labor cost 16,000. 160% of factory overhead. Cost of goods sold 56,000. Cost of production of goods sold. Inventory accounts showed there is a opening and closing balances. तो ये सब ओपनिंग बैलेंसेस है तीनों के तीनों, और ये तीनों के तीनों क्या है? क्लोजिंग बैलेंसेस. Other data: selling expenses, general administration expenses, sale for the month. You are required to prepare a statement showing cost of goods manufactured and sold and profit earned. तो ये सब का डेटा वो दे रहे हैं. तो फटाफट अपने को कॉस्ट शीट कब बनाना है? ऐसे टाइम पे क्या करना, जब भी कुछ मिसिंग डेटा है ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे पूरा फॉर्मेट बनाना, नंबर लिख देना और फिर सोचना कि कौन सी चीज मिसिंग है, कौन सी चीज ये है. तो फॉर्मेट मतलब अपना कॉस्ट शीट का डेटा पूरा फॉर्मेट. अल्का लिमिटेड कॉस्ट शीट. अल्का लिमिटेड कॉस्ट शीट. पूरा फॉर्मेट लिखने का है कॉस्ट शीट का. डाला. हो गया क्या फॉर्मेट लिख के?
ओके, तो अब क्या करना चाहिए? आप जो भी डेटा दिया है एक वन बाय वन पुटअप करने की कोशिश करो। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है 16,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 जो दिया वो लिख दो। फिर उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56,000। फिर उसके बाद क्या डेटा दिया है? रॉ मटेरियल ओपनिंग 8,000, क्लोजिंग 8,600। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया है अपने को 8,000, क्लोजिंग दिया है 8,600। जो डेटा दिया है वो सब लिखते जाना। 8,000, 8,600। फिर उसके बाद WIP 8,000 एंड 12,000। तो ओपनिंग WIP दिया 8,000, क्लोजिंग दिया है 12,000। ओपनिंग 8, क्लोजिंग 12। फिनिश गुड्स 14 आणि 18। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का ओपनिंग 14, 18। 14, 18। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस दिए 3,400। सेलिंग एक्सपेंसेस 3,400। जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस 2,600। जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस 2,600। सेल्स फॉर द मंथ 75,000। सेल्स फॉर द मंथ 75,000। सेल्स फॉर द मंथ 75,000। ओके, अभी इतना डेटा दिया है। इतना डेटा दिया है, क्वेश्चन में और कुछ अवेलेबल है क्या डेटा? यस, ये डेटा अवेलेबल है। 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर। इसका कोई मतलब समझाने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं तो बोल ही दूंगा। ट्राई करो इसका मतलब क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ तो कैलकुलेटर है ना, तो बोलो कितना है? क्या? हाँ या, वाह 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 वाह। वो तुमको आंसर कहाँ से देख लिए कि वो दिमाग में रख लिए, उसका मतलब बोलो पहले। वो नंबर निकालते आएगा, मतलब बोलो। हाँ, अगर डायरेक्ट लेबर 100 तो फैक्ट्री ओवरहेड 160। तो अपने को ये रिलेशनशिप पता है, तो लिखो किधर, तो कॉस्ट के नीचे। कॉस्ट के नीचे, कॉस्ट के नीचे लिखो, क्या लिखते? इफ, कॉस्ट के नीचे लिखो इफ फैक्ट्री ओवरहेड ₹100। इफ फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹100। फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹100, then direct labor 160। then direct labor 160।
उसके नीचे इफ डायरेक्ट लेबर इज 16,000, if direct labor is 16,000, then factory overheads are, तो बेसिकली 100 अगर तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड है तो डायरेक्ट लेबर कितना है 160, तो ये 160 की जगह 16,000 हो गया, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा 10,000 आएगा ना। तो गो टू द मेन आंसर एंड डायरेक्ट लेबर को अपडेट करो। तो तुम्हारे डायरेक्ट लेबर पता है 16, तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएंगे तुम्हारे 10,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गए 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड हो गए 10,000। और कुछ डेटा बचा है क्या, नहीं बचा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, कहां ना कहां से तो ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56,000 दिया, ये दोनों पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते क्या, निकालो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना, कॉस्ट ऑफ सेल्स 62,000, सेल 75 पता है, कॉस्ट ऑफ सेल 62 पता है, तो प्रॉफिट 13,000, तो प्रॉफिट आता 13,000। अब ऊपर ये 56 पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता, ये दोनों पता है, तो ये नंबर क्या रहेगा जिसमें 14,000 ऐड और 18,000 माइनस करने के बाद 56,000 आता है। ऊपर से नीचे करते समय ये प्लस और ये माइनस होता है, तो नीचे से ऊपर जाते समय क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो 56,000 में 18,000 प्लस करो, 18,000 प्लस एंड 14,000 माइनस, तो 60,000, क्रॉस चेक कर लो, 60,000 प्लस 14,000 माइनस 18,000, 56,000 आ रहा क्या, क्रॉस चेक कर लो, तो बेसिकली मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। सेम, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन कुछ दिया नहीं मतलब जीरो, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आता 60, ये जीरो ये 60, हाँ, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलो कितना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, हाँ ये 12,000 ऐड करने पड़ेंगे, 8,000 माइनस करने पड़ेंगे, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट तुम्हारा 64,000 रुपीज आएगा। क्रॉस चेक करके देखो, 64 प्लस 8 माइनस 12, 60,000 आया, यस। तो प्राइम कॉस्ट कितना, तो 64, कुछ इतर में 10,000 ऐड करने का 64 आता है, तो ये इतना कितना रहेगा 54। एक सिंपल से याद रखना, ऊपर से नीचे जाते समय ये प्लस करने को बोल रहा है, तो नीचे से ऊपर जाते समय ये माइनस करना पड़ेगा अपने को, 54। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिए नहीं थे, जीरो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिए नहीं थे, जीरो, तो परचेसेस निकालो, बैलेंसिंग फिगर, परचेसेस बैलेंसिंग फिगर ढूंढने की कोशिश करो, कितना आ रहा बोलो। ये 54,000 मुझे पता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट पता है, डायरेक्ट लेबर पता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता है, तो परचेसेस कितने होंगे, कितना होगा 38,600, चेक करो 8,000 प्लस 38,600 माइनस 8,600 कितना था, 8,000 प्लस 38,600 माइनस 8,600, 38,000 प्लस 16,000, 54 आ रहा क्या, यस। 38,600 को बैलेंसिंग फिगर वाला मार्क दे दो, मतलब तुमको बाद में समझेंगे परचेसेस बैलेंसिंग फिगर है, ओके। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम क्वेश्चन है, 2018 का एग्जाम क्वेश्चन. Following information related to the manufacturing concern of the year ended 31 March 2018. Particulars and rupees. Raw material opening, raw material closing. Purchases of raw material 42,25,000. Freight inward 1 lakh. Direct wages paid 12,56,000. Direct wages outstanding at the end of the year 1.5 lakh. Factory overheads 20% of prime cost. WIP opening, WIP closing. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन. जब क्वेश्चन खुद होके बोल रहा है तो अपन वो मान लेना. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 16 पर यूनिट. फिनिश स्टॉक ओपनिंग 1217 यूनिट्स 6,08,500. सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल 8,000. The firm produced 14,000 units of output during the year. The stock of finished goods at the end of the year is valued at a cost of production. तो 14,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं. द फर्म सोल्ड 14,153 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 618 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर. प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट ऑफ द फर्म. तो तुमको कॉस्ट शीट बनानी है, बहुत सारा डेटा दिया है. तो फटाफट पहले क्या करना है एग्जाम में, फॉर्मेट बना लो. सिर्फ फॉर्मेट बनाओ फटाफट, देख देख के फटाफट फटाफट फॉर्मेट बनाओ पहले. फॉर्मेट बनाओ फटाफट, दूसरा आगो पना कुछ भी नहीं, फास्ट.
किधर तक हुआ फॉर्मेट? ट्राई करते खुद से एक बार। क्या करो, फॉर्मेट पेन से लिखो, नंबर पेंसिल से लिखो अगर तुमको डाउट है तो, और जिसको लगता है कि मुझे जमता है वो पेन से लिखो, पर ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। ट्राई करो। हाँ, क्या आ रहा है प्रॉफिट अमाउंट? 14,43,606। ठीक है, ऐसा आंसर बताओ, चीटिंग नहीं। 7 लाख .767,328। 1569,158। 14,43,60 ऊपर ही चला फर्स्ट ऑप्शन। आंदो आंदो आंसर अलग अलग आना, आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया। कोई कर रहा क्या अभी? ओके, लेट्स चेक। तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी गिवन डेटा है वो डालते रहना, जिसमें कोई ये नहीं, फॉर्मेट इसके लिए बना है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, 2,28,000, 3,05,000। हाँ, रॉ मटेरियल का ओपनिंग 2,28,000, रॉ मटेरियल का ओपनिंग 2,28,000, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग 305, 305। फिर उसके बाद परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल 42,25,000, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 42,25,000। फ्रेट इनवर्ड 1 लाख, फ्रेट इनवर्ड 1 लाख। डायरेक्ट वेजेस पेड 12,56,000। डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर 12 लाख। हाँ, उसके नीचे आउटस्टैंडिंग है 1.5 लाख, तो ऐड कर दो वो, तो 1.5 लाख ऐड कर दिए। 12,56,000 प्लस 1.5 लाख ऐड कर लो। फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो फिलहाल फैक्ट्री ओवरहेड अपने को पता नहीं है, प्राइम कॉस्ट पता नहीं है, तो ये वेट करते। डब्ल्यूआईपी ओपनिंग, डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग 1,92,500 एंड क्लोजिंग दिया है 1,47,000, 1,47,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 1,73,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 1,73,000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 16 पर यूनिट। डिस्ट्रीब्यूशन ये यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 16 पर यूनिट। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 16, कौन से यूनिट? जितने बेचे उसका 16। कितने बेचे? 14,153 इंटू 16, 14,153 इंटू 16, 2,26,448। फिनिश स्टॉक ओपनिंग 1,217 यूनिट 6,08,500। फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्या बोला है अपने को? 6,08,500 क्वेश्चन ने बोला था ये।
सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल 8,000, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, ये मैंने फॉर्मेट में भी लिख के दिया था, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल 8,000, तो ये लेस 8,000। इतना डेटा कितने लोगों ने करेक्ट पुट किया है? इसमें लफड़े कौन कौन करे? इतना सब कुछ सही किए? चलो, इतना सब कुछ सही किया, आधे मार्क तो मिल जाते। हाँ, नाउ वन बाय वन करते जाएंगे। मटेरियल के अंदर कुछ भी पेंडिंग है? नहीं है। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना आ रहा देखो, इन सब का ऐड लेस जो करते बोलो कितना आ रहा है? 42,40,000 मटेरियल सिर्फ, डायरेक्ट लेबर 14 लाख ही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं थे जीरो, तो प्राइम कॉस्ट आनी चाहिए तुम्हारी, हाँ, 56,46,000 ये आना चाहिए। ये आया क्या प्राइम कॉस्ट? नहीं आया, यहीं पे गड़ गए। क्यों? कैलकुलेशन गलत है। आ गया, कितने लोग यहां तक पहुंचे? 5640। चलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोला है? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, इसका 20%, इसका 20%, इसका 20% कितना आता है? 11,29,200। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता है 67,75,200। फिर ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया था, प्लस माइनस करना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा 68,27,000, 68,27,000। इधर तो कौन कौन है अभी तक है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7 लाख, 70 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये दिया था। अभी देखो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने? 14,000। सोल्ड कितने हैं? 14,153। तो अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। ऑन योर कैलकुलेटर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1217 प्लस 14,000 माइनस सेल कितना हुआ? 14,153, कितना बचता है? 1064। तो जो ये 70 लाख प्रोडक्शन था वो कितने यूनिट का था? 14,000। तो 1064 का कितना? तो 5,32,000 ये क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये 70 लाख जो था प्रोडक्शन का था, कितने यूनिट प्रोडक्शन करने का? 14,000 यूनिट प्रोडक्शन का। साल में 14,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए ना, तो 14,000 के लिए 70 लाख, तो 1064 यूनिट के लिए कितना? 5,32,000। ये कहां से आया तेरा? पर प्रोपोर्शनेट करेक्ट किया ऐसा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है 70,76,500। एडमिशन ओवरहेड टू जनरल पता नहीं, तो जीरो। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा तुम्हारा 73,02,948। सेल्स इतना, सेल्स कैसे मिला? 618 में बेचे, तो प्रॉफिट आता है 14,43,606। तो 2 लोग करे और 3, और कितने लोग का है? ठीक है, 3 लोग का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बचा है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये तुमको
चैप्टर नंबर क्या बोल सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसके ज्यादा अच्छे से समझेगा। फिलहाल सिर्फ इसका सोल्यूशन लिख लो, ठीक है। क्या? हाँ हाँ ना, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बैच कॉस्टिंग के बाद समझेंगे, सिर्फ सोल्यूशन लिख लो, तो बाद में ऐसा कुछ भूलते नहीं फिर। You are required to prepare a cost sheet of the engineering works showing the actual estimated cost of the batch of 100 units from the following information। तो क्या हो जा रहा, तब तुम भूल जा रहे मेरे को याद दिलाने को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सोल्यूशन लिख लो, समझा तो मैं कभी भी सकता हूँ। The batch passes through the three department A, B and C. Material issued for the batches. Department A 600 unit at the rate of 10 per unit. Department B 50 units at the rate of 20 per unit. इसका मतलब कुछ भी ध्यान नहीं देना नहीं है, ध्यान दो, थोड़ा बहुत तुम आंसर दे सकते हैं। डायरेक्ट टीच बोल रहे आप नहीं, इस चैप्टर का नहीं है। डायरेक्ट लेबर, डिपार्टमेंट ए 100 hours at the rate of 2 per hour, डिपार्टमेंट बी 20 hours at the rate of 2.5, डिपार्टमेंट सी 100 hours at the rate of 1.5 hour. Factory overheads, डिपार्टमेंट ए के 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डिपार्टमेंट बी के 10 रुपीज per labor hour, डिपार्टमेंट सी का 66 2/3 of direct wages. After the batch is completed, 100 units of raw material issued to department A are found to be surplus and returned to the stores. अभी ये इसको हाईलाइट करके रखो, ये 100 यूनिट रिटर्न कर दिए, क्या करें, रिटर्न कौन से, डिपार्टमेंट ए के, डिपार्टमेंट ए को कितना माल दिया था, 600, 600 में से 100 रिटर्न हो गए। A comparison of the actual cost and estimated cost for the direct material and direct factory overhead are shown that, क्या बताया है कंपैरिजन, कि डायरेक्ट मटेरियल एंड फैक्ट्री ओवरहेड शो दैट एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड द रिस्पेक्टिव एस्टिमेटेड कॉस्ट बाय 20%। तो ये सिर्फ समझने की कोशिश करो, ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो। क्या है कि से फॉर एग्जांपल तुम एक आधे ट्रिप वगैरह जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो पहले प्लान बनाते हो कि कितना खर्चा जाएगा, घूमने का खर्चा कितना, खाने का खर्चा कितना, ये सब खर्चा कितना। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड द रिस्पेक्टिव एस्टिमेटेड कॉस्ट। जो तुमने सोचा था उससे रियल खर्चा 20% ज्यादा है। मतलब तुमने सोचा कि खाने पीने को 1000 रुपए लगेंगे, सोचे 1000 पर रियल में लगे कितने, 1200 रुपए। तो लिखो वहां पे पेंसिल से, एक्चुअल 1200, एस्टिमेटेड 1000, एक्चुअल 1200, एस्टिमेटेड 1000। whereas actual labor cost is 25% lower than the estimated cost। इसका मतलब अभी तुम समझाने की कोशिश करो मुझे। तो नंबर के फॉर्मेट में बताओ। हाँ तो नंबर नंबर लेके, हाँ, तो 1000 मैंने अगर अज्यूम करे खर्चा, तो रियल में खर्चा कितना लगा, 750। तो लिखो बाजू में, उसके बाजू में, एक्चुअल सॉरी, एस्टिमेटेड 1000, एक्चुअल 750, एस्टिमेटेड 1000, एक्चुअल 750। You are required to show the cost rate, the cost of the batch and the difference between the estimated cost and actual cost. Show the detailed working separately। तो इसका तुमको वर्किंग करना है, हाँ, फॉर्मेट देख लो, cost sheet, number of unit produced, number of units sold, particulars and 3 column, actual budgeted difference, actual budgeted difference। फॉर्मेट बनाओ पहले।
ओके, ओके, हाँ। तो नीचे डेटा दिया था कि डिपार्टमेंट को कितने यूनिट बेचे, 600, पर उसमें से क्या हो गए, 100 वापिस हो गए, मतलब बचे कितने, 500, कितने रुपए में, 10 रुपए, तो कितना खर्चा आता, 5,000, 600 में से 100 गए, 5,000, तो एक्चुअल में लिखो ऐसा नीचे कैलकुलेशन, 600 माइनस 100 इंटू 10, 5,000। बी को कितने भेजे, 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, तो कितना आता, 1,000। सी को माल भेजा ही नहीं तो जीरो खर्चा, सी को माल भेजा ही नहीं तो जीरो खर्चा, टोटल खर्चा कितना आता है, 6,000। अभी सोच समझ के बताना जो तुमने यहाँ पे लिखे, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या बोला था, एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट बाय 20%, ठीक है, वहां पे कुछ तो लिखे ना, उस बेसिस पे मुझे बोलो कि अगर एक्चुअल 6,000 है तो बजटेड कितना, एक्चुअल अगर 6,000 है तो बजटेड कितना, 7,200 आ रहा क्या सबका, महानात्माओं क्या लिखा है वहां पे, मैंने लिख के भी दिया तुमको, लिखने के बाद भी वैसे ज बेशरम, अगर एस्टिमेटेड अगर 1,000 है तो एक्चुअल 1,200 है, तो नंबर किसका ज्यादा बड़ा है, एक्चुअल का ज्यादा बड़ा है, तो एक्चुअल अगर 6,000 है तो बजटेड कितना हो जाएगा, 5,000, कैसा कर रहे हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय 120 करके इसको 100 करना पड़ेगा, अगर 1,200 6,000 है तो 100 कितना, वो तो लिखे कि नहीं लिखे, मेरे को तो कभी कभी कंफ्यूजन ही होता, क्या बोला है, एक्चुअल खर्चा बजटेड से 20% ज्यादा है, तो 5,000 का 20% ऐड करो कितना था देखो, 5,000 का 20% कितना, तो आ गया ना 6,000, 20% बढ़ने के बाद, तो वैसे हर एक का करो, जीरो का जीरो, हाँ, इसका कितना, अगर ये 1,000 तो ये कितना, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 83.833.3, सेम ये 5,000 का, 4167, तो डिफरेंस आता है 833, 167, 0,000, लिख दे इतना, फिर डायरेक्ट लेबर, फॉर्मेट लिख लो पहले, डायरेक्ट लेबर, डिपार्टमेंट ए बी सी, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के, लिख लिए, डिपार्टमेंट ए का बारे में क्या बोला था, 100 घंटे 2 रुपए के हिसाब से तो कितना खर्चा होता, 200, डिपार्टमेंट बी का, साइंटिस्ट बना रहे क्या तुम, इतना टाइम लग रहा, हाँ, 100 इंटू 1.5, 150, टोटल खर्चा कितना है, 400,
अभी लेबर के बारे में इधर लिखे तुम नीचे ये 25% वाला उधर, तो सोच समझ के बोलो कि अगर एक्चुअल 400 तो बजटेड कितना, एक्चुअल 400 तो बजटेड कितना। ढंग से पढ़ो इधर क्या लिखा है। हाँ 500, 533। देखो एक्चुअल क्या बोला है, 25% लोअर, तो अगर ये 100 है तो ये 75 है, 175, तो 75 400, तो ये कितना, कितना आता है, 533। तो ये सेम, अगर 75 150 है तो ये कितना, 200। 75 अगर 50 है तो ये कितना, 67, 267। डिफरेंसेस इधर आते हैं 133.33। इसलिए मैं जनरली उस टॉपिक में लेता हूं, यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन लिख के देता हूं। तुम्हारी धज्जा उड़ गई। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड्स 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस थे 267, 267 का 150% 400 आता है। ये लिख लो जैसे का वैसा, ये तुमको समझेगा नहीं अभी, ये बाद में समझेंगे चैप्टर होने के बाद ओवरहेड्स, अभी सिर्फ लिख लो। लिख लिए, हो गया। ओके, तो कोई क्वेश्चन पेंडिंग है क्या, देख लो, मेरे ख्याल से पूरे कंप्लीट हो गए पूरे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 पेंडिंग है, होमवर्क। हाँ हाँ, तो जनरली मैं क्वेश्चंस आरटीपी
एमटीपी, मॉड्यूल या मेरे खुद के क्वेश्चंस ऐसा बना के नोट्स बनाता हूँ। तो नोट्स के क्वेश्चन के बाहर का एग्जाम में नहीं छपेगा ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। नोट्स में से मिनिमम तुमको 100 में से 50 से 60 मार्क के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। 100% सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो सेम मिल जाएगा। 100% नोट्स के बाहर का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बट नोट्स एंड मॉड्यूल अगर तुम सॉल्व करेंगे, नोट्स एंड मॉड्यूल, तो जैसे के वैसे क्वेश्चन दिखेंगे मेन एग्जाम में। जैसे के वैसे मतलब सिर्फ नंबर चेंज, बाकी सेम। मतलब वर्डिंग सेम, सब सेम, सिर्फ यहाँ पे 200 है तो वहां पे 300 रहेगा, ऐसा कुछ तो फर्क रहेगा। ऐसे 60 मार्क के होंगे। तो मॉड्यूल एंड नोट्स करके जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट, नॉट ओनली माई सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट लो, 60 मार्क उधर ही फिक्स हो जाते हैं। ठीक है। जब तुम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस बेसिस पे आरटीपी, एमटीपी या पास पेपर करते हो तो तुम 90, 80, 90 तक जा सकते हो। 80, 90 के ऊपर तुम्हारा रियल टैलेंट ही लेके जाएगा, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस तो गूगली आएंगे। 15 मार्क का गूगली पकड़ेंगे, और गूगली तुमको तुम्हारे हार्ड वर्क, एफर्ट्स, इससे ही क्रॉस होगा। तो बेसिकली नोट्स एंड मॉड्यूल 60, आरटीपी एमटीपी पास पेपर 85 to 90, and above 90 is your real talent which will fetch you above that. तो इस तरीके से तुमको प्रैक्टिस करनी है। अभी जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया, अब ये चैप्टर एक नहीं है, ये 2 टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 6। चैप्टर 6 कॉस्ट है और चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट में अपन ये सब सीखे ना, मटेरियल, लेबर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट शीट, टेक्निक, मेथड्स, ये सब। चैप्टर 1 पूरा थियरी है और चैप्टर 6 पूरा प्रैक्टिकल है। तो तुमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद आना बोल के मैंने ये चैप्टर्स कवर कर। तो जैसे ही क्लास नोट्स अपने खत्म हो जाते हैं, तो तुम्हारा काम बनता है कि तुमने मॉड्यूल साइड बाय साइड कंप्लीट करना। मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन, फिर इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों भी कवर करना चाहिए। क्लास के साइड बाय साइड करेंगे, मतलब साइड बाय साइड मतलब जैसे चैप्टर खत्म उसके बाद तुम पढ़ना शुरू कर सकते हो, 2 से 3 दिन लगा सकते हो उसको पढ़ने के लिए। अगर वैसा करते हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेसिकली मॉडल के अंदर कुछ डाउट्स है वगैरह है, लगे सॉल्व हो जाएंगे। नॉलेज ताजा है, फास्ट पढ़ सकते हो। तो सभी सब्जेक्ट का मॉडल पढ़ के नहीं हो सकता, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। जितने सब्जेक्ट हो सके मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, 3, 4 तो होते नहीं, पर मैक्सिमम मतलब 2, 3 तो होना, मिनिमम 1 तो भी होना चाहिए, कोई भी हो। फिर वो मेरा सब्जेक्ट करो ऐसी बात नहीं है, अकाउंट्स करो, कॉस्टिंग करो, लॉ करो, जो भी करो, बट एक का मॉड्यूल साइड बाय साइड होना जरूरी है। मॉड्यूल साइड बाय साइड होने का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल पढ़ना, मॉड्यूल के अंदर जितने सिमिलर क्वेश्चंस है, नोट्स में सिमिलर है तो लिखो, पेंसिल से कट करो, मॉड्यूल में लगाता हूँ कि ये क्वेश्चन नोट्स में है तो रिपीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिमिलर है नोट से, अगर ऐसा लगता है तुमको तो फिर वहां पे सिमिलर है लिखो, कमेंट दो। मैं तुमको अभी 1-2 टॉपिक के बाद एक टारगेट शीट दे दूंगा कॉस्टिंग की, जिसके अंदर ये सब मैंने किया वाला है, बट पहले दे दूंगा तो तुम क्या करेंगे, ठीक है। तो 1-2 टॉपिक की तुम प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं वो तुमको दे दूंगा, जिसके अंदर तुम लिख, मैंने ऑलरेडी बनाया वाला है कि कौन से क्वेश्चंस नोट से सिमिलर है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जगह ब्लैंक छोड़ा है, तुम तुम्हारे हिसाब से भी उसमें ऐड कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। तो तुम तुम्हारे हिसाब से ये सब चीजें ऐड लेस वगैरह कर सकते हो, पर ये तुम्हारा कर्तव्य है फिलहाल आज के तारीख में कि तुम मॉड्यूल पढ़ना, और डेली का डेली पढ़ना जरूरी है। अगर तुम क्लास में ही नोट्स ओपन करेंगे और क्लास में ही नोट्स क्लोज करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे कि अभी जितने भी फॉर्मूलेज है, मतलब कॉस्ट शीट तुमको याद होनी चाहिए अभी तक, वेरिएबल एंड फिक्स, सेमी वेरिएबल से अलग करना, फिक्स आना ही चाहिए तुमको। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाना चाहिए। जितना क्लास में टाइम देते, एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, थियरी के केस में, अब प्रैक्टिकल के केस में। अगर मेरा 1 घंटे का सेशन होता है सपोज, तो 20 मिनट, 15 मिनट तुमने घर पे देना चाहिए। 2 घंटे का सेशन होता है तो तुमने 40 मिनट घर पे पढ़ना चाहिए वो सब्जेक्ट। थियरी के केस में आधा कर दो, रट्टा मार रहे तो, अदरवाइज सिर्फ देख रहे हो तो 10 मिनट ही देना चाहिए। होमवर्क टाइम टू टाइम करते जाओ। सिर्फ मैं चेक कर रहा हूं इसलिए किसी की नोटबुक लेके अगर कंप्लीट करते रहेंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि तुमको मैं होमवर्क इसके लिए नहीं दे रहा हूं
कि भाई कुछ कुछ करना है बोल के करो, तुम्हारे प्रैक्टिस बोल के करो, तुम चैप्टर पढ़ो, सिमिलर क्वेश्चन पढ़ो, तुमको आता है कि नहीं देखो ना, एक बार टेस्ट करो, ये तुम्हारा नॉलेज है, सेल्फ टेस्ट है कि तुमको होमवर्क करते आ रहे क्या। होमवर्क में ऐसे कोई भी नहीं देता जो मैंने पढ़ाया ही नहीं कंसेप्ट, जो पढ़ाया क्लास में जो सिमिलर क्वेश्चंस है वैसे ही क्वेश्चंस में तुमको होमवर्क देता हूँ। बेसिकली होमवर्क में तुम अटकना ही नहीं चाहिए, एक आधा चैप्टर रहेगा जिसमें थोड़ा सा अलग रहेगा वहां पे, ठीक है, बट 99% मैं ट्राई करता हूँ कि होमवर्क ऐसे दो जो सिमिलर है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 से सिमिलर है, एग्जैक्ट सिमिलर है, सिर्फ नंबर अलग अलग है। देख लो क्वेश्चन नंबर 3 जाके, अभी जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 किया उससे सिमिलर है कि नहीं देख लो। 170% ऑफ डायरेक्ट ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ गुड, ओपनिंग क्लोजिंग सेलिंग वगैरह देखो सेम है कि नहीं, सिर्फ नंबर अलग है। तो सेम क्वेश्चन है तो आना चाहिए ना तुमको सिमिलर, बिना देखे सोल्यूशन। तो ट्राई करना कि अपना ये हो। स्टार्टिंग के 3 टॉपिक, ये मैं तुमको नहीं हर बैच को बोलता हूँ, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड होने तक मुझे समय दो, या तुमको खुद को समय दो कि तुम कॉस्टिंग से ग्रिप अप हो, उसके बाद तुमको रियल कॉस्टिंग में मजा आएगा। क्योंकि ये जब तक तो तुम नया, ये नया सब्जेक्ट है, नए सब्जेक्ट को तुम ऐसा बोल सकते नहीं कि स्टार्टिंग से मुझे सब कुछ आना चाहिए, क्वाइट नॉट पॉसिबल, नहीं आ सकता, नया सब्जेक्ट है, टाइम दो उसको। टाइम कितना दो, 3 टॉपिक, 15 टॉपिक करने हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 में से 3 टॉपिक, 3 टॉपिक में मेरे एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं, एलिमेंट्स मतलब कॉस्टिंग के 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड ये 3 एलिमेंट एक बार का मुझे खत्म करने दो। जब एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो तुमको भी कॉस्टिंग मजेदार लगेगा, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं, ये 3 ही टॉपिक है जो घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट जब तक नहीं समझेंगे तब तक कॉस्टिंग नया है, और उतना टाइम दो, उतने पेशेंस भी रखो। तो जब 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, चौथा टॉपिक पांचवा टॉपिक नहीं समझा तो फिर अपन बातें करेंगे, गारंटी देता कि नहीं छोता। और ये भी गारंटी देता हूँ, आज तक हर कॉस्टिंग के बैच को देते आया कि लास्ट का टॉपिक में पढ़ाता ही नहीं, तुम खुद से कर लेते हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जो जो मतलब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ, तुम तुम्हारा सॉल्व करते हो, सब कुछ कर लेते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ मस्त मोबाइल में लगे रहता हूँ और कुछ काम नहीं करता, क्योंकि तुम उतने परफेक्ट बन जाएंगे, ये मेरे को गारंटी है, ठीक है। बट उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा, सर ने बोल दिया अपने से हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं करना है, घर पे जाके मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क्स खुद से करने पड़ेंगे, टेस्ट के टाइम पे पढ़ना पड़ेगा, ये जो बेसिक चीजें हैं उतना तो करना पड़ेगा। और फाउंडेशन तो है नहीं, है इंटर है, तो अच्छे से डेडिकेटेडली करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। बाद में मत करो, सब्जेक्ट नया, कुत्ते का बच्चा रहता है कभी डुक्कर के बच्चे देखे, देखे क्या न्यू बॉर्न डुक्कर के बच्चे कभी, ऐसे पिंक पिंक कलर के रहते, क्यूट क्यूट रहते, ठीक है। जब नए नए पैदा हुए रहते ना, अच्छे लगते, ऐसा मतलब, ठीक है, तुमको हाथ लगाने की इच्छा हो मत हो, पर देख के अच्छा लगता है, पिंग पिंग मस्त कूद रहे इधर उधर उधर। कोई भी इंटर का सब्जेक्ट वो डुक्कर के वैसे जैसा है, स्टार्टिंग में क्यूट दिखता है, बाद में जब बड़ा होता है ना बहुत गंदा लगता है, छी, हाथ भी लगाने की इच्छा नहीं रहती। तो ठीक है, सो बेसिकली ये तुम्हारे हाथ में है कि जब ये बच्चा होता है ना, तभी जो उसको ढंग से रखो, अगर तुम बच्चे को ढंग से रखेंगे तो ये कुत्ते में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा, नहीं तो ये डुक्कर बन जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग से इसको इज्जत से पढ़े, कंट्रोल में रखे, मॉडल साइड बाय साइड हो रहा है तो बहुत इजी है, इससे इजी सब्जेक्ट नहीं है। बट एक बार इसको अगर ध्यान, वो तुम्हारे मन में कहाँ ना कहाँ पे तो होता है, ये हर एक बच्चे में होता है, मतलब जिम हर नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे, 1 तारीख से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ तो मन में आता है। वैसा ही सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसी होती है, नए, ये टॉपिक तो गया, नेक्स्ट टॉपिक के फर्स्ट डे से इज्जत से पढ़ेंगे, ऐसा है, एक टॉपिक जाते रहता, आधा सिलेबस खत्म होता, अब नया सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट गया बोले अपना। हाँ, तो प्लीज ये चीजें मत करो, स्टार्टिंग से रखो। और एक चीज मैंने जो बोला ध्यान में रखना, ये फिलहाल डुक्कर का बच्चा है, बचपन में चच्चा है, ठीक है। अगर तुम उसको अच्छे से रखेंगे तो ये तुम्हारा कुत्ते का, घोड़े का, जिसका तुमको प्राणी अच्छा लगता है उसका बच्चा बन के रहेगा। बट अगर इसको ध्यान नहीं दिए,
तो बड़ा डुक्कर बनेंगे। ठीक है, फिर तुमको हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं रही। समझा? चलेगा।